आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हो गया। और हाँ, कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इस पूरे पेपर को डिकोड करने वाले हैं। हर एक सवाल को बारीकी से देखेंगे ताकि आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाए। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ सवालों के जवाब जानना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो उन पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश करें, वो छिपे हुए इशारे जो ये बताते हैं कि पेपर सेट करने वाले क्या सोच रहे हैं। यही वो चीज़ है जो अगली बार हमें दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। तो चलिए, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स की। और ये सेक्शन देखते ही एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एग्जामिनर्स का फोकस राष्ट्रीय गौरव और बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर कितना ज्यादा था। सोचिए, पेपर की शुरुआत ही होती है भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। इससे साफ पता चलता है कि हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स में जो भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं वो कितनी ज्यादा जरूरी हैं। और सही जवाब वो है चेस की दुनिया के नए सुपरस्टार डी गुकेश। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ नाम रट लेना काफी नहीं है। उनकी पूरी जर्नी, उनकी उपलब्धियां, सब कुछ मायने रखता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर सकते हैं। डी गुकेश अकेले विनर नहीं थे, कुल मिला के 4 विजेता थे। और एग्जामिनर असल में यही तो परखना चाह रहे थे कि पूरी जानकारी है या नहीं। मतलब साफ है, आधी अधूरी तैयारी से काम नहीं चलने वाला। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अवार्ड से एक और सवाल आया, इस बार पद्म पुरस्कारों से। मतलब ये टॉपिक कितना हॉट है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और जवाब है भारतीय हॉकी टीम की वो दीवार जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, हमारे अपने गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वाकई एक शानदार उपलब्धि। तो ये तो हुई राष्ट्रीय सम्मानों की बात। अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। देखते हैं कि वहां भारत की रैंकिंग और स्थिति को लेकर कैसे सवाल पूछे गए। ये सीधा सीधा इस बात का टेस्ट था कि हम वैश्विक मुद्दों को लेकर कितने अपडेटेड हैं, और वो भी क्लाइमेट चेंज जैसे जरूरी टॉपिक पर भारत की क्या पोजीशन है, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। तो भारत की रैंक थी 10वीं, जो कि काफी प्रभावशाली है। खासतौर पर यह दिखाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये वाकई एक बहुत अच्छी खबर है। मगर रुकिए, यहाँ भी एक मजेदार बात है। इस इंडेक्स में टॉप 3 स्पॉट्स खाली थे। जी हाँ, खाली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि किसी भी देश ने इतना बेहतरीन काम नहीं किया कि उसे टॉप 3 में जगह मिल सके। तो टेक्निकली डेनमार्क जो चौथे नंबर पर था, वही दुनिया का बेस्ट परफॉर्मर बन गया। है ना इंटरेस्टिंग? और सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, इस सेक्शन में टेनिस के ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड से लेकर क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम तक, और तो और भारत में बन रहे डेटा सेंटर्स पर भी सवाल थे। मतलब साफ है, नजर हर तरफ रखनी होगी। चलिए, अब गियर बदलते हैं और साइंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से और देखते हैं कि वहां क्या कुछ पूछा गया। कभी सोचा है कि स्पाइरोगायरा जैसे छोटे छोटे जीव अपनी आबादी कैसे बढ़ाते हैं? ये सवाल असल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन की बेसिक समझ को परख रहा था। और इसका जो मैकेनिज्म है वो कमाल का है। स्पाइरोगायरा का हर एक टूटा हुआ टुकड़ा एक पूरा नया जीव बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी हर एक कोशिका में ये जादुई क्षमता होती है। सच में प्रकृति कितनी अद्भुत है। बायोलॉजी से और भी कई दिलचस्प सवाल थे, जैसे पौधों की जड़ों में कौन सा टिश्यू होता है, पानी में रहने वाले जानवर सांस कैसे लेते हैं, XX क्रोमोसोम का क्या मतलब है, और यहाँ तक कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है। इससे पता चलता है कि बायोलॉजी की हर ब्रांच से थोड़ी थोड़ी जानकारी होना कितना जरूरी है। ओके, बायोलॉजी के बाद अब बारी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और यहाँ एक पैटर्न साफ दिखा कि जोर फंडामेंटल्स पर था, यानी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर। केमिस्ट्री से आया एक एवरग्रीन सवाल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, और ये हमेशा हमेशा ही ज़रूरी रहता है। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। सारा खेल केमिकल बॉन्ड का है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो सैचुरेटेड है, जैसे एल्केन, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। बस इतना ही सिंपल है। और फिजिक्स में भी यही कहानी थी।
मोशन, ग्रेविटी, साउंड, सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित था। ये एक बड़ा संकेत है कि आरआरबी की तैयारी में एडवांस टॉपिक्स पर जाने से पहले बेसिक्स को एकदम पत्थर की तरह मजबूत करना पड़ता है। और अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसमें हर तरह के सवाल थे। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का एक ऐसा मिक्सचर जिसने पेपर को और भी मजेदार बना दिया। इन सवालों को देखकर लगता है कि सिर्फ किताबों में डूबे रहने से काम नहीं चलेगा। देश दुनिया में क्या हो रहा है, इस पर भी नजर रखनी होगी। देखिए ना, एक चर्चित आईएएस अधिकारी से लेकर एक नए सरकारी ऐप तक, एक बड़ी सुरंग के उद्घाटन से लेकर एक नई किताब के लेखक तक, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या निकल कर आता है? कुछ साफ पैटर्न है। राष्ट्रीय उपलब्धियों पर फोकस, साइंस के बेसिक्स पर पकड़ और करंट अफेयर्स की गहरी समझ। अब इन सब बातों को जानने के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है कि इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तैयारी की अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।